गुड इवनिंग। आप सबका खाने वाली क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है। और खाने वाली क्लास के अंदर आप सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात, अभी जैसे आज हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म करेंगे और परसों वाली क्लास में हम डी और एफ ब्लॉक को कंप्लीट खत्म कर देंगे। देन रासायनिक साम में, आयनिक साम में, इलेक्ट्रो, और एक दिन में स्पेशली थर्मो की क्लास भी लूंगा क्योंकि इस साल थर्मो के कुछ टॉपिक फिजिक्स के अंदर जोड़े गए हैं जो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं 5 दिसंबर या 6 दिसंबर तक हम ये सारा कार्यक्रम खत्म कर देंगे। उसके बाद 3 दिन लगातार 2-2 या 2.5 घंटे, 2.5 घंटे एक दिन इनऑर्गेनिक, एक दिन 2.5 घंटे ऑर्गेनिक और एक दिन 2.5 घंटे फिजिकल। उसके अंदर मैं आपकी कंप्लीट जो केमिस्ट्री है वो आपकी तैयार करा दूंगा। यानी मेरा मानना यह है कि विद इन 10 दिसंबर तक हम केमिस्ट्री को अच्छा सा कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले आज की जो क्लास है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास है और मेरे हिसाब से इस साल एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका कारण क्या है? क्योंकि फिजिक्स के अंदर आप सबको पता है कुछ नई चीजें खुशी है। जैसे आप सबने सुना होगा श्रोडिंगर तरंग समीकरण, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो 100% एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंगर तरंग समीकरण और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर क्वेश्चन आना तय है। क्लास स्टार्ट करने से पहले किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उनसे पहले 1-2 मिनट साधारण बातें आपसे। देखिए, आपका इस समय जो समय चल रहा है वो पूरा संघर्ष का समय है, पूरा चुनौतियों का समय है। और देखो, संघर्ष और चुनौतियां हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलती, हमेशा ध्यान रखना। जैसे एक सीधा सा फंडा होता है कि कोई भी बच्ची वाला या कोई भी लड़की वाला या कोई भी बेटी वाला ऐसे लड़के को पसंद करता है जो उनको लगता है लायक है और ये अच्छे से बेटी की बेटी को रख सकता है अच्छे से, और जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकता है। उसी तरीके से भगवान की पसंदीदा चीजें ये चुनौतियां, संघर्ष, ये हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। आपने सेकंड ग्रेड के एग्जाम को चुना है तो आप ये मान लें आपने बहुत अच्छी चुनौती को चुना है, बहुत अच्छे संघर्ष को चुना है। चाहते तो आप दूसरे सरल रास्ते पर भी चले जा सकते, लेकिन आपने इस चुनौती को और संघर्ष को चयन किया है और मेरा मानना यह है कि ये आपका सिलेक्शन होगा और उस दिन आपको लगेगा कि हां, जो मैंने चुनौती ली है, जो संघर्ष लिया है, वो भगवान ने मुझे क्यों दिया है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। देखिए, बार बार अभी हाल में ही शायद परसों कोई एग्जाम हुआ है, बच्चों ने कहा कि सर वहां बच्चे ही नहीं आए। साइंस की जो टेस्ट सीरीज थी, जो भी इतना बड़ा मेगा टेस्ट सीरीज कहीं हो रही थी, तो देखो मैं आपको फिर बता दूं, आज आप माने या ना माने, मैं आपको फिर बता दूं 50% सीटें सेकंड ग्रेड की साइंस की खाली रही जिस दिन रिजल्ट आएगा। क्यों? आप देख लेना, क्योंकि 40% बनने में ही पहली बात तो आधे से ज्यादा लड़के साफ हो जाएंगे। आपने इतने दिनों से मेहनत की है, आपको इसका बेहतरीन फायदा मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखें, संघर्ष, चुनौती जो आपको मिल रही है इस समय, जो चुनौती मिल रही है, जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भगवान की पसंद है, इसीलिए भगवान ने आपको चुना। भगवान की पसंद है। हर किसी को संघर्ष और चुनौतियों का सामना नहीं मिलता, इसीलिए बेधड़क होकर तैयारी करें। और वो प्यारी सी पुरानी सी मेरी 2 लाइनें, नई लाइनों का तो मेरे पास टाइम नहीं होता, बस हमेशा वही 2 पुरानी प्यारी सी मैं लाइनें बोलता हूं। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुद्र भी आएगा। थोड़े से दिन रख लीजिए हौसला, जितने तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, और मेरा मानना यह है कि आपका सिलेक्शन होगा। और जो आपका चुनौती है, जो आपका संघर्ष है, जो आपका लक्ष्य है, वो 100% आपको प्राप्त हो। हमेशा 2 लाइनें जब भी आप पढ़ें याद रखें, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुद्र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद कुआं भी आएगा, और आप लोग एक ना एक दिन जरूर चयनित होंगे। होना ही है चयन। तो अभी जैसे आपको सेकंड ग्रेड साइंस का दे रहे हैं, उसके बाद इसका बेनिफिट आपको सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में भी होना है। और फिर मेरा 10 दिसंबर के बाद लगभग आप ये माने मेरी रीट की जो साइंस है वो कंप्लीट आपके बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज जैसे इस तरह से हो रही है, उसी तरीके से खाने वाली क्लास में चालू करूंगा, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं
क्योंकि गांठ बांध लें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही। क्यों आना है? क्योंकि आप सबको पता है फिजिक्स में जुड़ी है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंदर श्रोडिंगर तरंग समीकरण और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जोड़ा गया है। जो भी नया टॉपिक जुड़ता है उसमें पूरी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की। तो आप ये मान के चले, चाहे फिजिक्स का मान लें, चाहे इसको केमिस्ट्री का मान लें, ये क्वेश्चन आना ही है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है। तो देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूं, देखिए समझे। श्रोडिंगर क्या कहता है? श्रोडिंगर ये कहता है कि जो ये नाभिक है, नाभिक, श्रोडिंगर क्या कहता है? श्रोडिंगर ये कहता है कि जो ये नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन को आप एज ए तितली मान सकते हैं। सबने पढ़ा होगा तितली, तितली की एक बचपन में कविता भी पढ़ते थे, तितली उड़ी बस में बैठी जगह न मिली, आया ध्यान? बस वही बात है। ये जो तितली है ये उड़ती रहती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तितली है, कभी यहां बैठी, कभी यहां बैठी, कभी यहां बैठी, कभी यहां बैठी, कभी यहां बैठी। तो श्रोडिंगर ने क्या किया? एक समीकरण दिया जिसकी सहायता से आप नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता पता लगा सकते हो कि आखिरकार नाभिक के चारों ओर ये तितली मिलेगी कहां? क्या यहां मिलेगी? क्या यहां मिलेगी? ये तो तितली है, कहीं भी बैठ सकती है। तो आखिरकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, उसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया है जिसे आप श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। वो समीकरण आप सबको पता है क्या होता है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। पहली इक्वेशन यहां x, ये एक्चुअल में क्या है? एक द्वितीय कोटि का, एक सेकंड ऑर्डर का समीकरण है, एक द्वितीय कोटि का अवकलनीय समीकरण है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन है। यहां x, y और z, यहां x डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहां x, y और z वो कोऑर्डिनेट है, वो निर्देशांक है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। साई को हम तरंग फलन कहते हैं, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, h प्लांक नियतांक है, E कुल ऊर्जा है, V स्थितिज ऊर्जा है, साई तरंग फलन है बराबर 0। इस समीकरण की सहायता से हम नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का पता लगाते हैं। अब यहां पर क्या है? थोड़ी इंजीनियरिंग मैथ काम आती है। इन तीनों में मैंने क्या किया? साई को कॉमन ले लिया, साई को कॉमन ले लिया इन तीनों में, और जो बचा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसकी जगह एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा दिया जिसे बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर। अभी जो फर्स्ट पेयर 2018 में पूछा गया वो ये इक्वेशन आपसे पूछी गई थी, ऊपर वाली नहीं पूछ के नीचे वाली पूछी गई। अभी आगे मैं थोड़ा इसको और ड्राइव करूंगा, एग्जामिनर हमसे कैसे कैसे और इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा और चौथा फॉर्मूला भी बनेगा। तो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। इनमें से श्रोडिंगर तरंग समीकरण कौन सा है? तो आपको पता है ये डेल नहीं होता, ये डेल स्क्वायर साई होता है। ये देखो, ये डेल नहीं होता, ये डेल स्क्वायर होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो ये तो डेल, तो ये तो वैसे गलत हो गया फर्स्ट। तो ये भी डेल स्क्वायर साई, ये भी डेल स्क्वायर साई, ये भी डेल स्क्वायर साई। फिर आपको पता है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर होता है, ये एच है तो ये गलत हो गया। 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, देखो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। फिर ये ई माइनस वी होता है, ई प्लस वी नहीं होता, ई माइनस वी साई बराबर 0। तो फर्स्ट ग्रेड श्रोडिंगर तरंग समीकरण डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर क्या है? 0। मैं उम्मीद करता हूं श्रोडिंगर तरंग समीकरण आपके समझ में आ गया। वापिस समझ लें,
श्रोडिंगर क्या करता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बताता है। वो कहता है इलेक्ट्रॉन एक तरंग है, और तरंग तो कभी एक्स एक्सेस में जाती है, वाई एक्सेस में जाती है, जेड एक्सेस में जाती है। तो आखिरकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां, यहां भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, यूं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो उसने इक्वेशन दी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। इन तीनों के अंदर मैंने साई को कॉमन ले लिया ये, और इसकी जगह डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर की जगह एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लिख दिया जिसे लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले को ये आगे भी करता है, आगे भी कर सकता है। ऐसा फॉर्मूला फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया, फिर कह रहा हूं पूरी पॉसिबिलिटी है इसके क्वेश्चन आने की। अब आप सबको पता है ई, जो टोटल ऊर्जा होती है ई वो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति, ये कुल ऊर्जा है, और ये यहां पर स्थितिज ऊर्जा है, यानी ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी ये कुल ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा घटेगी तो यहां गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो मैं इस फॉर्मूले को आगे ऐसे लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और ई माइनस वी की जगह लिखा जा सकता है हाफ एम वी स्क्वायर साई बराबर। उम्मीद करता हूं समझ में आ। अब मैं इसको आगे ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, 2 चौको 8, तो इसको ऐसे सॉल्व हुआ, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर एम और एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर। उम्मीद करता हूं इक्वेशन समझ में आ गई होगी। यहां मैंने हाफ एम वी स्क्वायर लग दिया, 2 चौको 8, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई बराबर 0। तीसरी इक्वेशन हो सकता है वो इसको पक्षांतरित कर दे, पक्षांतरित करने पर ये प्लस वाला किस में बदल जाएगा, माइनस के। आगे समझ में। चौथी चीज आप सबको पता है, वो एक काम और कर सकता है, लैम्डा बराबर आपको पता है होता है एच अपॉन एम। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं, लैम्डा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया। उसने क्या किया, इस एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह लग दिया लैम्डा स्क्वायर, यानी डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई बराबर 0। ये इसकी चौथी इक्वेशन। और फिर आप इसको पक्षांतरण करके प्लस की जगह किस में ले सकते हो, माइनस में। तो आपके पास ये 5 इक्वेशन श्रोडिंगर तरंग समीकरण की बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं श्रोडिंगर तरंग समीकरण आपके समझ में आया होगा। पहले डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स, एक क्वेश्चन आना है, तय है तय। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। तीनों में साई को कॉमन लिया, इनकी जगह डेल स्क्वायर लगा दिया। ये फॉर्मूला तो आपसे फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये पूछा गया। फिर हमने इस ई माइनस वी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर लगा दिया, एम को एम से गुना कर दिया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर 2 चौको 8। फिर हमने इसकी जगह लैम्डा स्क्वायर रख दिया और इसको इधर लाके पक्षांतरण कर दिया, तो आपके पास फॉर्मूले बन गए। उम्मीद करता हूं श्रोडिंगर तरंग समीकरण आपके समझ में आ गया। अब एक फॉर्मूला और अपने दिमाग में रख लें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के पूरे संभावना है। तो आप सबको पता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को आप एक साथ यथार्थता से ज्ञात नहीं कर सकते। डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी ये किसके बराबर होता है, एच अपॉन 4 पाई के बराबर होता है, या आप ये कह सकते हैं बड़ा होता है। पहला तरीका। दूसरा, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एक्स संवेग को लिखा जा सकता है एम डेल वी एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, इस एच अपॉन 4 पाई को मैं यूं भी लिख सकता हूं, एच अपॉन 4 पाई को ऐसे भी लिखा जा सकता है एच अपॉन 2 पाई इंटू 2। लिख सकता हूं 4 पाई को 2 पाई इंटू 2।
ये जो h अपॉन 2 पाई है, h कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, इसकी जगह एक नया कांस्टेंट रख देते हैं h कट, h बार बाय 2। तो कई बार ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहता है, डेल x मल्टीप्लाई m डेल v h कट बाय 2। और एक फॉर्मूला और होता है इसी का ही, हाइजेनबर्ग का, आगे डेरिवेशन से आता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ये एनर्जी में अनिश्चितता है और ये संवेग में अनिश्चितता है। जैसे आपने डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी पढ़ा ना, ऐसे यहां डेल ई मल्टीप्लाई डेल टी भी आ सकता है फिजिक्स में। वो किसके बराबर होगा, एच कट अपॉन 2 के या एच अपॉन 4 पाई के। तो ये वाले फॉर्मूले आपसे 4-5 जो फॉर्मूले हैं वो एग्जामिनर इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखें। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, आगे तो कुछ भी नहीं है, बस ये 2 क्वेश्चन अच्छे थे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आरपीएससी आपसे कई बार पूछती है। दूसरी एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसकी जो पसंद है वो क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। जैसे यहां उसने कहा कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 है। तो n, यहां मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो आपको कक्षा की जानकारी देती है। इसका मतलब यह है कि ये तीसरी कक्षा की बात कर, n बराबर 3। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो आपकी तीसरी कक्षा है उसमें कितने ऑर्बिटल्स है, कितनी कक्षा है। तो थोड़ा बहुत आप सबको पता होना चाहिए। n बराबर 3 का मतलब यहां पर यह है कि वो पूछना चाह रहा है कि तीसरी कक्षा में कितने कक्षक है। अब किसी भी कक्षा के अंदर आप सबको पता है कि जो कक्षा है, इस कक्षा के अंदर तीसरी कक्षा में 3 उपकोष पाए जाएंगे। जो n का मान होगा उतने ही उपकोष होंगे। एक तो इसमें उपकोष होगा 3s, एक होगा 3p और एक होगा 3d। अब आप सबको पता है s उपकोष एक s कक्षक से मिलकर बना है, p उपकोष 3p कक्षकों से मिलकर बना है और d उपकोष में 5d कक्षक। तो समझ में आ गया होगा, ये आपकी तीसरी कक्षा है। इसमें 3 उपकोष है और हर उपकोष कक्षकों से मिलकर बना हुआ है। 3 और 1 4 और 5 9। तो इसका मतलब तीसरी कक्षा में कक्षकों की संख्या 9 होगी। और अगर आप इसका फॉर्मूले बेस से डायरेक्ट ही करना चाहें, अगर किसी क्वेश्चन में n का मान दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कक्षकों की संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। इस n का स्क्वायर कर दो, अपने आप कक्षकों की संख्या आ जाएगी। इसका मतलब जो तीसरी कक्षा है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। इसीलिए फर्स्ट ग्रेड 2018 में इसका आंसर 9। अगला क्वेश्चन। अब आप सबको पता है 4 नियम होते हैं, सबने पढ़ा है। अबाउ का नियम, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेंगे। सबने पढ़ा होगा पाउली का नियम। पाउली का नियम डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया। पाउली का नियम आप सबने पढ़ा है कि पाउली क्या कहता है कि परमाणु के अंदर कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन आप उठा लीजिए। पाउली ये कहता है कि परमाणु में आप कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। पाउली ही इस बात को कहता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी और इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होगा। क्योंकि परमाणु में अगर आपने इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। यह नियम आप सबको पता है, पाउली का नियम। फर्स्ट ग्रेड 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया कि कोई परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं और चारों क्वांटम संख्याएं एक जैसी नहीं हो सकती। n l m फिर भी समान हो सकते हैं, s अलग अलग होगा। मान लीजिए अगर हम हीलियम की ही बात करें, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, विन्यास आप सबको पता है क्या होता है, 1:2। s कक्षक में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो दोनों के लिए n का मान 1 होगा, दोनों के लिए l का मान 0 होगा, m का मान 0 होगा, लेकिन s का एक के मान +½ होगा, दूसरा का मान -½ होगा। यानी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यह नियम आप सबको पता है, किसका नियम है, पाउली का नियम। देखिए आप बार बार एक ही बात कहूंगा, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और लगे रहें। 20-25 दिन की बात है। जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे उस दिन आपको मेरी बातें सारी याद रहेंगी। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ज्यादा कंपटीशन नहीं है,
सबसे इजी सेकंड ग्रेड का कंपटीशन होने वाला है। केवल 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 आप 40% मार्क्स की व्यवस्था कर लो कि साहब मेरे तो पहले और दूसरे पेपर में 40-40 बन गए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इस बार मैक्सिमम जो लड़का है वो आप सबको पता है किस तरफ है, किस तरफ उसका झुकाव है। 2008 के बाद शायद ये मेरी पहली सेकंड ग्रेड ऐसी होगी जिसके अंदर मैंने सबसे कम स्टूडेंट पढ़ाए। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये एक ही रीजन है कि जो मैक्सिमम बच्चा था वो किस तरफ मूव कर चुका है, दूसरी एग्जाम्स की तरफ। सेकंड ग्रेड की एग्जाम सबसे इजी एग्जाम होगी, लगे रहें लगे रहें लगे रहें, सिलेक्शन तो होगा, इसमें तो कोई दौरान है ही नहीं। वही पुरानी सी दो लाइनें जो मैं बार बार बोलता हूं, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। ध्यान रखें, किस्मत कभी भी बदल सकती है, अपने इरादे बदलने नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना है। अब दो शब्द और आते हैं, अगर आप सबने सुना हो, एक फॉर्मूला तो आता है नोडीय तल, नोडीय सतह। तीन शब्द एग्जामिनर पूछता है, देखो सारा खेल शब्दों का है। अगर वो आपसे कहे नोडीय सतह, अरिय नोड, ऐसे शब्द है ये, नोडीय सतह, अरिय नोड या त्रिज्यी नोड निकालिए। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि इस कक्षक के लिए नोडीय सतह निकाले, अरिय नोड निकाले या त्रिज्यीय नोड निकाले, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1। एस कक्षक के रेस्पेक्ट में बात हो तो आप सबको पता है एस कक्षक के लिए l का मान 0 होता है, तो फॉर्मूला होगा n-1। पी कक्षक के रेस्पेक्ट में पूछे कि साहब इसके लिए अरिय नोड क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा n-2। जैसे ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में आ चुका, 1s और 2s कक्षक के लिए, 1s और 2s कक्षक के लिए अरिय नोड बताए। तो 1s के लिए अरिय नोड निकालना है तो s कक्षक के लिए अरिय नोड निकालने का फॉर्मूला n-1। ये जो आगे लगा रहता है ये मुख्य क्वांटम संख्या है, तो एक में से एक गया तो 0, तो अरिय नोड हो जाएंगे 0 और 1। आया समझ? ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी ने एक बार पूछा था 2s और 3p के लिए, 2s और 3p के लिए अरिय नोड क्या होंगे। तो 2s के लिए तो फॉर्मूला लग जाएगा n-1 यानी 1 कम कर दिया 1, और 3p के लिए फॉर्मूला लगेगा n-2 यानी 2 कम कर दिया 1। आ गया समझ में? 3 में से 2 गया 1। एक फॉर्मूला और वो पूछता है आपसे कोणीय नोड। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, नोडीय सतह अलग है, दो शब्द मिलेंगे, एक तो नोडीय सतह और एक मिलेगा नोडीय तल। अगर नोडीय तल मिले या उसकी जगह एग्जामिनर कोणीय नोड भी लिख सकता है, कोणीय नोड भी लिख सकता है। तो एस कक्षक के लिए आपको पता है एल का मान 0 होता है, तो जो एल का मान होता है उतने ही कोणीय नोड होते हैं, उतने ही कोणीय नोड या नोडीय तल होते हैं। यानी एस कक्षक के लिए एल का मान 0 है तो उसमें कोणीय नोड या नोडीय तल 0 होंगे। पी कक्षक के लिए कोणीय नोड 1 होगा और डी कक्षकों के लिए कोणीय नोड 2 होगा। कोणीय नोड बराबर एल की संख्या, जो उसके लिए दिग्गंसी क्वांटम संख्या का मान है, जो एल का मान है वही कोणीय नोड होते हैं। एस कक्षक के लिए कोणीय नोड 0 होते हैं, पी कक्षक के लिए कोणीय नोड 1 होता है, डी कक्षक के लिए कोणीय नोड 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होते हैं जो आरपीएससी की पसंद होती है क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल होते हैं, ये एक्सेप्शनल होते हैं। जैसे निकेल परिवार में आप थोड़ा सा एक बार में याद आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये निकेल परिवार, निकेल का परमाणु क्रमांक 28 है और पैलेडियम का परमाणु क्रमांक 46 है। अब आप सबको अगर आइडिया हो तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 और 4s2, 3d8 4s2। वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता रहती है, बस n का मान बढ़ जाता है। अगर निकेल का 3d8 4s2 है तो पैलेडियम का 4d8 5s2 होना चाहिए, लेकिन पैलेडियम अपवाद है, इसके अंदर d8 का क्या हो जाता है, d10 हो जाता है। d8 का क्या हो जाता है, d10 हो जाता है। निकेल नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे एक्सेप्शन है। निकेल का विन्यास 3d8 4s2,
पैलेडियम का जो विन्यास है वो 3d8 के बाद 4d8 नहीं होकर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, 4d10 5s0 होता है। और प्लेटिनम भी अपवाद है, उसमें ये 5d यहां 8 यहां 10 यहां 5d9 और 6s1। तो ध्यान रखिए पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d10 d10 pd का 10 pd का 10 d10। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान रखें ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में आपसे सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। सेकंड ग्रेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरली पूछे जाते हैं, एक तो यूरोपियम का, एक गैडोलिनियम का और एक टर्बियम का। यूरोपियम का परमाणु क्रमांक 63, गैडोलिनियम का 64 और टर्बियम का 65। ये आपकी 4f श्रेणी है। देखो कैसे पता लगेगा, आप सबको पता है कि जो 4f श्रेणी है जिसको आप लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, वो शीलू नाम की लड़की है। 4f श्रेणी आपकी शीलू है। परमाणु क्रमांक 58 से चालू होती है और परमाणु क्रमांक 71 तक जाती है। अगर कोई भी 58 से 71 तक का एलिमेंट आ जाए तो ये जो लैंथेनाइट श्रेणी है, ये जो लैंथेनाइट श्रेणी के जो तत्व होते हैं ये आपके छठे आवर्त में होते हैं। कौन से आवर्त में होते हैं? छठे आवर्त। जो लैंथेनाइट श्रेणी के जो तत्व हैं वो छठे आवर्त में होते हैं। और छठे आवर्त में अगर हम बात करें तो पहले एस ब्लॉक के तत्व, फिर एफ ब्लॉक के तत्व, फिर डी ब्लॉक के तत्व और फिर पी ब्लॉक के तत्व। पहले एस ब्लॉक के, फिर एफ ब्लॉक के, फिर डी ब्लॉक के और फिर किसके होते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। जो एन का मान होता है वही एस का मान होता है, वही पी का मान होता है। ठीक है, डी का मान 1 कम होता है और एफ का मान 2 कम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना है। यूरोपियम का परमाणु क्रमांक है 63। तो अगर 58 से 71 वाला कोई भी एलिमेंट आ जाए तो इससे सबसे पहले तो 58 से 71 का कोई भी एलिमेंट हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर खींचना हो तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए जीनो। जीनोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। जीनोन लिखते ही अपना कितने तक का काम खत्म हो गया? 54। ठीक है, जीनोन एक्चुअल में 5वें आवर्त का अंतिम एलिमेंट। अब जीनोन के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो छठे आवर्त में आते हैं और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरते हैं? 6s। 54 और 2 कितना हो गया? 56। 63 भरने हैं तो 56 और 7 कितना हो जाएगा? 63। इसीलिए जो यूरोपियम है उसके अंदर 4f तो 7 आता है और 6s 2। अगला क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2015 में आया था ये क्वेश्चन। 2 एलिमेंट दे दिए, 18x38 और 35y80, और आपसे कहा गया इनमें न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात निकालें। आप सबको पता है ये Z है, ऊपर द्रव्यमान संख्या है, ये Z है, ये द्रव्यमान संख्या। सबको पता है कि अगर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। यानी 38 में से 18 गया तो रहा 20 और 80 में से 35 गया तो कितना बच जाएगा? 45। तो इसका जो रेशो होगा 4:9। इसका मतलब इनमें न्यूट्रॉन की संख्या का रेशो 4:9 होगा। देखिए, अगर आपको देखो बार बार एक ही बात, बस एक ही दिमाग में रखना है हमें, इस बार सिलेक्शन तो लेना है, प्रेशर दिमाग में आना नहीं चाहिए। और जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं उनको आप, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट, उनको आप लिख भी सकते हैं। क्लासेस पसंद आती हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मुझे भी मोटिवेट करें और आप भी मोटिवेट। एक आप सबको ने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आवबाऊ के नियम पर आता है और आवबाऊ के नियम में सबने पढ़ा होगा। आवबाऊ का नियम ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये आप सबको पता है। आवबाऊ इसके बारे में बताता है। आवबाऊ कहता है कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना है, और जिसके अंदर सबसे पहला जो नियम आता है वो आप सबको पता है, n+l नियम आता है। वो ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसके लिए उसमें भरे जाएंगे जिसके लिए n+l का मान कम, यानी इलेक्ट्रॉनों को n+l के बढ़ते क्रम में भरना है।
और अगर किन्हीं दो के लिए n प्लस एल का मान समान आने लग जाए तो फिर हम n का क्रम देखेंगे, यानी जिसके लिए n का मान कम है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरेंगे, फिर उसके बाद दूसरों में भरेंगे। सेकंड ग्रेड में पूछा गया कौन सा क्रम सही नहीं है, जैसे 5d, 6p और 7s। इसके लिए n प्लस एल का मान निकालेंगे तो n का मान तो 5 और d उपकोष के लिए l का मान 2, तो इसके लिए n प्लस एल का मान 7, इसके लिए 6, p के लिए l का मान 1, 7 और 7 प्लस 0 7। बिल्कुल सही है, n प्लस एल की जो इलेक्ट्रॉन है वो n प्लस एल के क्रम में भरे जाते हैं। और जब तीनों के लिए ही n प्लस एल का मान समान आने लग जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरोगे जिसके लिए n का मान कम है, उसके बाद उससे ज्यादा वाले में और उससे ज्यादा वाले में, तो ये वाला आंसर आपका सही है। ऐसे आप एक एक को चेक करेंगे। एक बार हम फोर्थ को चेक करते हैं। 5p, 6s, 4f। 5p के अंदर आपको पता है n का मान तो 5, l का मान 1, इसके लिए 6, 6s के लिए 6 प्लस 0 6, 4 और f उपकोष के लिए l का मान पता होता है 3। बिल्कुल सही है, 4f में बाद में भरा ही आएगा, पहले इन दोनों में भरा ही आएगा, उसमें भी 5p में पहले और 6s में, ये भी ठीक है। सेकंड चेक, थर्ड चेक कर लेते हैं। 6s, 4f, 4d, इसके लिए n प्लस एल का मान 6 प्लस 0 बराबर 6, इसके लिए n प्लस एल का मान 4 और 3 7, इसके लिए n प्लस एल का मान 4 और 2 6। ये सही नहीं है, समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन भरा ही आएगा किसमें, 4d में, देन 6s में और देन 4f, इसीलिए आंसर था। अगला क्वेश्चन, आप किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? जब भी लिखा हो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या n का मतलब यह है कि कोई भी कक्षा है उसमें आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। जैसे आपकी पहली कक्षा है तो आप इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो, तो आप भरते हो 1:2 इलेक्ट्रॉन। तो किसी कक्षा में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो, अगर किसी क्वेश्चन में n का मान दे रखा है और पूछा जाए कि बताओ अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आप पहली कक्षा में किससे भरोगे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2n²। और अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से कहा जाए कि आपको n का मान दे रखा हो n बराबर 3 और पूछा जाए कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो फॉर्मूला n²। और आपको n का मान देकर पूछे बताओ इस कक्षा में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2n²। ये वाला क्वेश्चन कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है। सबने कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी। एक एक्सपेरिमेंट है इस तरीके का, एक विसर्जन नलिका ले ली गई है, उसके अंदर एक तो कैथोड लगा होता है और एक एनोड लगा होता है। कैथोड आपको पता है नेगेटिव सिरे से, एनोड पॉजिटिव सिरे से। इस तरह से यहां गैस भर दी जाती है, हाई वोल्टेज लगाया जाता है, प्रेशर को कम रखा जाता है और जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो गैस आयनीकृत हो जाती है। और क्या देखा जाता है कि यहां एनोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा होता है, वो चमकने लग जाता है। तो साइंटिस्टों ने कहा इसका मतलब यह हुआ कि कैथोड से कुछ किरणें चलती हैं, उन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं जो एनोड की तरफ जाती है। तो कैथोड किरणों की पहली विशेषता यह है कि कैथोड किरणें कैथोड से चालू होती हैं और एनोड की ओर जाती है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि जो इसमें से गैस भरी होती है, हम जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि कैथोड किरणें कुछ ही नहीं है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन के गुच्छे, इलेक्ट्रॉन के पुंज, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते हैं। समझ में आई बात? जैसे ही आप धारा प्रवाहित करोगे, आप सबको पता है कैथोड तो नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो गैस आयनाइज हो जाती है, गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने लग जाते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं यहाँ पर्दे पर। तो कैथोड से एनोड की तरफ जो किरणें निकलती हैं उन्हें कैथोड किरणें कहते हैं
और वो वास्तव में ऋणावेशित कण होते हैं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके बारे में बाद में जे थॉमसन बताता है। पहले कैथोड किरणों की खोज पहले हुई है, इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई है। तो गैस आयनीकृत हो जाती है, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है नेगेटिव पार्ट है, तो इसका मतलब जो कैथोड किरणें होती हैं वो नेगेटिव पार्टिकल की बनी है। और बिल्कुल सही है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तब तो कैथोड किरणें सीधी चली जाती हैं, लेकिन अगर आपने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो जो ये कैथोड किरणें होती है वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, जिससे पता चलता है कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी है। फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया कैथोड के लिए कौन सी बात सही नहीं है? बिल्कुल सही है, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। बिल्कुल सही है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो कैथोड किरणें सीधी जाएंगी। और चौथी चीज क्या होती है कि कैथोड किरणों के लिए जो Q/M होता है वो फिक्स होता है, यानी कैथोड किरणों के लिए जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो फिक्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप कोई सी भी यहां गैस भर दीजिए, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और द्रव्यमान भी फिक्स होता है। तो आप इस कैथोड किरण के अंदर कोई सी भी गैस भर दीजिए, कैथोड किरणों के लिए जो Q/M का मान है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। वो इस विसर्जन नलिका में आपने कौन सी गैस भरी है इस पर निर्भर नहीं करता। तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट अलग रहा, वो कहता है कि कैथोड किरणों के अंदर कैथोड किरणों की जो प्रॉपर्टी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने इसके अंदर कौन सी गैस भरी है, जबकि कैथोड किरणों की जो प्रॉपर्टी है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने इसके अंदर कौन सी गैस भरी है या ये इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको L का मान दे रखा हो, L का मतलब यह है कि यहां आपको उपकोष बताया हुआ है। जब N का मान दे रखा होता है तो आप अपने आप समझ जाते हैं कि हमें कक्षा के बारे में बताया है। यहां हमें L का मान दिया गया है, L का मान, L का मतलब यहां पर हमें उपकोष के बारे में बताया है। जैसे आपको पता है L बराबर 0, S उपकोष, L बराबर 1, P उपकोष, L बराबर 2, D उपकोष, L बराबर 3, F उपकोष, L बराबर 4, G उपकोष। S उपकोष में 1 S कक्षक, P उपकोष में 3, D उपकोष में 5, F में 7। ऐसे ही कह रहा है कि जो G उपकोष है उसमें कितने कक्षक होंगे। तो किसी उपकोष में अगर कक्षक पूछे जाए तो फॉर्मूला होता है 12+1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी G उपकोष में कक्षकों की संख्या 9 होगी। अभी बताया था कि जो S कक्षक होते हैं उनके लिए कोणीय नोड 0 होते हैं, P कक्षक में कोणीय नोड 1 निकलता है, D कक्षक में कोणीय नोड 2 होते हैं। कोणीय नोड या नोडीय तल बोले एक ही मतलब है, जो S का मान होता है उतने ही कोणीय नोड या नोडीय तल होते हैं। P कक्षक के लिए हमेशा कोणीय नोड 1 आएंगे, D कक्षक के लिए 2 आएंगे और S कक्षक के लिए कोणीय नोड 0 होते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये टाइप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन बेसिस कैसा है। आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी श्रोडिंगर तरंग समीकरण सही नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मैंने बताया था ये वाला पहली इक्वेशन, डेल स्क्वायर अपॉन साई। ये इसने क्या किया, इस वाली चीज को, ये वाला डेल, इसने ये क्यों इक्वेशन लिखी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और मैंने इसकी जगह अभी आपको कहा था लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई, लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस की जगह किस में हो जाएगा, माइनस में। इस क्वेश्चन को आप खुद देखेंगे, तरीका आपको समझा दिया मैंने कैसे करना है, ये सही है। ऐसे एक एक करके इसकी जगह डेल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ये अपन को स्पष्ट दिख रहा है गलत है, क्योंकि डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम होता है, माइनस नहीं होता, इसीलिए ये इक्वेशन सही है। श्रोडिंगर जरूर पढ़ना। ये कह रहा है 6s 4d और 5p, इन तीनों के लिए n प्लस l का मान समान है, तो बताएं आप इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे किस में नहीं।
तो n प्लस एल का नियम ये कहता है कि अगर n प्लस एल का मान 6s के लिए भी 6, क्योंकि 6 और 0, 4 और 2, 5 p के लिए l का मान 1, तो इनके लिए सबके लिए n प्लस एल का मान बराबर आ रहा है। और जब n प्लस एल का मान बराबर आ जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन n के हिसाब से भरे जाते हैं। n का मान कम होता है उसमें पहले भरेंगे, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले। फास्फोरस के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी पुष्टि कौन से नियम से होती है? तो फास्फोरस 15, मैं लिख सकता हूं नियॉन 3s2 3p3। s उपकोष में एक s कक्षक है जिसमें आपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। p उपकोष 3 कक्षकों से मिलकर बना होता है। सबने हुंड का नियम पढ़ा है। अगर कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना होता है तो पहले उन सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन किया जाता है। पहले ये नीट का पसंदीदा क्वेश्चन हुआ करता था कि नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी पुष्टि कौन से नियम से होती है? तो आंसर जाता था हुंड का नियम। हुंड का नियम आप सबने पढ़ा है। अगर कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना है तो पहले तीनों में सभी में एक एक समान चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन चालू किया जाएगा। तो फास्फोरस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कौन से नियम के कारण है? हुंड के नियम से। एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या +12 और चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है, तो यह किस कक्षक के लिए नहीं हो सकता? क्वेश्चन यह है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसके लिए s बराबर +12 और m बराबर -1, आखिरकार ये किसके लिए नहीं हो सकता? तो देखो ये जो s कक्षक होते हैं, s कक्षक आप सबको पता है, s कक्षक के लिए m का मान 0 होता है। s कक्षक के लिए m का मान 0। d कक्षक के लिए m के मान -2, -1, 0, +1, +2 तक हो सकते हैं। f कक्षक के लिए m का मान -3 से +3 तक हो सकता है। p कक्षक के लिए -1, 0, +1 हो सकता है, लेकिन s कक्षक के लिए m का मान 0 रहता है। तो ये कह रहा है ऐसा कौन सा कक्षक है जिसके लिए m का मान -1 नहीं होता? m का मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, और सबने पढ़ा होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या -l से +l तक होती है। फिर वही क्वेश्चन, n बराबर 5 दे दिया और आपसे पूछा गया कक्षकों की संख्या कितनी है। जब हमें n बराबर 5 दे दिया गया, इसका मतलब वो बात कर रहा है 5वीं कक्षा है, उसमें कितने कक्षक है? तो फॉर्मूला बता दिया। जब n का मान दे दिया जाए, कक्षकों की संख्या पूछी जाए, फॉर्मूला लगा दो n², आंसर 25। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 वापस रिपीट। अल्फा कण के बारे में पूछा गया नीट 2019 में। आप सब जानते हैं अल्फा कण क्या है। अल्फा कण क्या होता है? जो आपका ये हीलियम है, हीलियम हम सबको पता है 2He4, ये परमाणु क्रमांक है, यानी हीलियम में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन। ये हीलियम की बात है। अगर इस हीलियम में से ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए, ये हटा दिए जाए, तो अल्फा कण बच जाता है, यानी हीलियम का नाभिक अल्फा कण। अगर अल्फा कण में आप देखोगे तो आपको 2 तो प्रोटॉन मिलेंगे और 2 ही केवल क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन मिलेंगे। हीलियम का द्विधनावेशित आयन अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। फिर वही क्वेश्चन, 4d, 5p, 5f और 6p, इनको एनर्जी के क्रम में आपको अरेंज करना। ये जो n+l नियम है, ये आपको एनर्जी के बारे में ही बताता है। जिसके लिए n+l ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर आप 4d के लिए n+l निकालें तो n4, l2 तो 6। 5p के लिए 5, 1, 6। 5f के लिए 5, 3, 8। 6p के लिए n का मान 6, l का मान 1, 7। अब आप सबको पता है जिनके लिए n+l का मान कम है उनकी एनर्जी सबसे कम है।
तो सबसे कम एनर्जी तो हुई 4D और 5P वालों की, और सबसे ज्यादा एनर्जी होगी 5F वालों की, यानी आंसर तो ये होगा या ये। ठीक है, अब अब आपसे कहा कि n+l का मान जिनके लिए कम है उनकी एनर्जी भी कम। अब सबसे कम एनर्जी इनकी है, लेकिन इन दोनों के लिए n+l का मान कम आ रहा है, तो फिर जिसके लिए n का मान कम है उसकी एनर्जी कम है, यानी 4D की एनर्जी सबसे कम है, 4D से ज्यादा एनर्जी 5P की है, 5P से ज्यादा एनर्जी 6P की है, और 6P से ज्यादा 5P। चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ही सही नहीं दिख रहा, क्योंकि नाइट्रोजन का विन्यास होता है 2p3, समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हुंड के नियम से, दो समान है, तीसरा समान नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट सही है। कक्षक को परिभाषित करने के लिए NLM चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को परिभाषित करने के लिए NLMS चारों क्वांटम संख्या चाहिए। किसी कक्षक के लिए कोणीय संवेग निकालना होता है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, √L+1 h/2π। S कक्षक के लिए L का मान 0 होता है, इसीलिए इसका कोणीय संवेग भी 0 होता है, और dz² कक्षक के लिए आप सबको पता है m का मान क्या होता है, 0 होता है। परमाणु क्रमांक 14 का विन्यास देखना है, तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि अंतिम दो संख्या 14 है, इसका मतलब ये 14 नंबर का ग्रुप है, और 14 नंबर का ग्रुप अगर आपको पता हो तो कार्बन परिवार होता है, तो आंसर कार्बन परिवार ही है। और अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, वैसे करना चाहता हूं, तो देखो कैसे करूंगा। Z बराबर 114, 114 नंबर का जो एलिमेंट है वो आपको पता है लास्ट 118 तक, कहने का मतलब 7वें आवर्त। 7वें आवर्त में S ब्लॉक का तत्व है, F ब्लॉक के तत्व है, D ब्लॉक के तत्व है, P ब्लॉक के तत्व। जो N का मान है वो S और P का मान होता है, F का मान 2 कम होता है, D का मान 1 कम होता है। जब आपको 114 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है तो इससे पहले आप अक्रिय गैस लिख दोगे रेडॉन। रेडॉन तक हमारा 86 भर गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7s2 में, फिर 5f14, 86 और 14 100 और 2 102, D10 और 7p2, 86 और 14 100, 2 102, 112 और 2 114। बढ़ते ऐसे हैं, लिखते समय 5f14, 6d10, 7s2 और 7p2। ns2 np2 जो विन्यास होता है वो आपको पता है कार्बन का है, इसीलिए इसका आंसर सेकंड रहा। जहां भी आ जाए कक्षक, कुछ भी दे रखा हो और शब्द आ जाए कक्षक, तो किसी भी कक्षक में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। सुना होगा पाउली का नियम, किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2, और कुछ देखना ही नहीं। किसी कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो अभी अभी कहा n समान हो सकता है, l समान हो सकता है, m समान हो सकता है, दोनों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या दोनों अलग अलग होगी। यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65, तीनों पूछे जा चुके, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम। ध्यान रखें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व छठे आवर्त में आते हैं। छठे आवर्त में पहले S में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर F में, फिर D में और फिर P में। जो N का मान है वो S और P का मान, F का मान 2 कम और D का मान 1 कम। यूरोपियम का भरना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आने वाली निकटस्थ, इससे पहले जो अक्रिय गैस है वो लिख देंगे जीनोन। जीनोन तक कितना काम खत्म हो जाता है? 54। फिर 6s2, 54 और 2 56, 4f7, 56 और 7 63। देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 4f7 6s2, या तो ये दो तो वैसे ही।
गैडोलिनियम क्या है, अपवाद होता है, क्योंकि ये जो F7 है ये अर्धपूरित होता है और अर्धपूरित कक्षक का स्थायी विन्यास होता है। उसके कारण गैडोलिनियम में क्या होता है 6s2 और फिर एक इलेक्ट्रॉन 5d1 में बढ़ता है और फिर 4f7 में बढ़ता है। उसका कारण अर्धपूरित कक्षक के स्थायी विन्यास के कारण गैडोलिनियम अपवाद है। इसमें कैसे बढ़ते हैं, जीनोन 54, 6s2 56, फिर एक 5d1, रीजन समझ में आ गया होगा, F7 अर्धपूरित विन्यास बना रहे। ये टर्बियम अपवाद नहीं है तो जीनोन 54, 6s2 56, 4f9 हो जाए। हाल में ही फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया कि आपको डायरेक्ट याद रखना है एक्सचेंज एनर्जी कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है और जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है वो स्टेबल किसके कारण होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी के कारण। इनमें से कौन सा कक्षक ऐसा है जो अक्षीय होता है? आपको पता है डी कक्षक को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो T2G और एक EG। T2G नॉन एक्सियल होता है। नॉन एक्सियल का मतलब जो दिए गए अक्ष होते हैं उन पर लॉबियों को नहीं बनाते। DXY, DYZ, DXZ ये अक्षीय नहीं होती। कहने का मतलब जब आप इनके डायग्राम बनाते हो, जैसे DXY का डायग्राम बनाना, तो लोब्स को ना तो एक्स पर बनाओगे ना वाई पर बनाओगे, अक्ष पर नहीं बनाओगे बल्कि अक्ष के बीच में बनाओगे। जबकि आपको पता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर जो होते हैं वो अक्षीय होते हैं, उनको अक्ष पर बनाया जाता है। जैसे आपको dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है तो x यहां वाई यहां, अक्ष पर ही बनाओ। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपसे उम्मीद भी यही करता हूं आप मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा